Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Urvisha and I hope you all are doing good. इस YouTube चैनल पर हमने पहले क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करी। आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आई हूँ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये चैप्टर बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँ, साथ ही साथ हम इसे बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। So, without wasting any time, let's move on to the video. जैसा कि आप उस चैप्टर का नाम जानते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है। सो केमिकल रिएक्शंस इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट। एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या मैंने ब्लैंक इसलिए लिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल गिव्स CO2, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें ये 2 अलग अलग रिएक्टेंट है जो जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बने, इसके आगे हम और भी ऐड ऑन करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। सो इस लाइन का बेसिक मतलब यही है कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंज होते हैं उन्हें हम केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस ये केमिकल चेंज जो शो करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब जहाँ हमने बात करी चेंज की, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 टाइप के चेंजेस प्रेजेंट हैं, एक तो फिज़िकल चेंज और एक केमिकल चेंज। जो फिज़िकल चेंज होता है वो ऑलवेज टेम्पररी रहता है और केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट होता है। फिज़िकल चेंज में क्या रहता है ना कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ओनली इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज। उसमें सिर्फ उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, नया प्रोडक्ट नहीं बनता। यानी कि उसकी सिर्फ मतलब अवस्था में परिवर्तन आता है। अगर हम यहाँ अगर एक एग्जांपल लें तो हम जैसे पानी को बॉईल करते हैं तो पानी बॉईल होकर के वेपर की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसे कलेक्ट कर लें और वापस से उसे कंडेंस कर दें तो हमें वापस से पानी मिल जाता है। सो ये एक फ़िज़िकल चेंज का एग्जांपल हुआ। बट वहीं केमिकल चेंज में अगर कोई चीज़ या अगर कोई प्रोडक्ट नया बना है तो आप उसे वापस से उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। ये जो थर्ड पॉइंट है ये यही कह रहा है कि चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आप इजीली उस प्रोडक्ट को उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो, बट केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट जो बना है उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट से, और ये बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर सकते हम सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू। यानी कि केमिकल चेंज में अगर दूध से दही बन गया है तो आप दही को वापस दूध नहीं बना सकते हैं। अगर आयरन पे अगर रस्ट लग गया है तो आप उसे वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, वो एक अलग ही प्रोडक्ट बन चुका है। ओके, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हमने मेंशन करे हैं। फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, श्रेडिंग ऑफ पेपर, और वहीं केमिकल चेंज में एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ पेपर। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ एक सिंपल सा पॉइंट है विच इज़ कि केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर। जहाँ भी हम देख रहे हैं वहाँ हर जगह पर केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट है। इन कुकिंग, इन रेस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हमने आगे पढ़ा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, एज वेल एज कुकिंग एंड रेस्पायरेशन इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स का ही खेल होता है जो सब चीज़ों को चेंज करते हैं। मूविंग ऑन, हम देखेंगे कि इंडिकेशंस क्या होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के। कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिनको देख करके आप ये बता सकते हैं कि ये जो चेंज है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। तो अगर किसी के भी कलर में चेंज आए, अगर कहीं से गैस रिलीज़ हो रही हो, फॉर्मेशन हो रहा हो प्रेसिपिटेट का, या एनर्जी में अगर कुछ चेंज आ रहा हो, तो वो सब इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शंस को। प्रेसिपिटेट का बनना यानी कि अगर एक सस्पेंशन सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन एक वाइटी सॉल्यूशन है, इसको आप थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करेंगे तो ये जो वाइट मटेरियल है वो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आकर के सेट हो जाएगा,
और वो जो सेटेड मटेरियल है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। यहाँ सेकेंड फोटो में आप देख सकते हैं कि बबल्स उठ रहे हैं और ये बबल्स जो है गैस जो निकल रही है उसका सिम्बॉलाइजेशन है। फोर्थ पिक्चर में यहाँ पे आग लग रही है। इसका बेसिक संबंध आप समझ सकते हैं, चेंज इन एनर्जी को हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन से जोड़ सकते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होकर के रिलीज होती है। चेंज इन कलर, किसी भी रिएक्शन में अगर कलर का चेंज हो रहा है तो वहाँ वो परफेक्टली शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे केमिकल रिएक्शन के। पहला एग्जाम्पल ये है मैग्नीशियम रिबन का। जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जब जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और वो जलती है तब वाइट फ्लेम्स निकलती है। उसके बाद में एक पाउडर निकलता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ आप इसकी पिक्चर में डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या इसमें जो ये लिखा हुआ है वही मैंने बताया है बोल करके, और ये इसकी पिक्चर में भी एक्सप्लेन करा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है लेड नाइट्राइट का, जो आप एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लीजिए, दूसरे में आप पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, देन उसको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करें और एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि लेड आयोडाइड होगा और वो बॉटम में सेट हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल था। और भी एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस, अब जो बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि इस चैप्टर में बहुत ही मायने रखता है वो है केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म। जो भी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं उसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। द सिंपलेस्ट वे इज़ वर्ड इक्वेशन। जो भी सिंपल वे है वो वर्ड इक्वेशन है। जो मैग्नीशियम रिबन का जो एग्जाम्पल हम देखे थे जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये वही एग्जाम्पल यहाँ सिंपलर फॉर्म में लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो ये सिंपलर फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन को शो करने का, केमिकल इक्वेशन जो कि वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं। जो रिएक्टेंट हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और वो लेफ़्ट साइड में लिखे गए हैं, यानी कि LHS में, और प्लस साइन होता है उनके बीच में। प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में लिखे जाते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है इसलिए हमने इसे राइट साइड में लिखा, और इसमें भी प्लस साइन अगर उसके बाद और भी प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहे हैं तो। जो एरो हेड है, जो ये एरो हेड बीच में है, ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है और ये डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की। अब हमको अगर केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसमें कैसे कैसे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वो यहाँ हम देखेंगे। सो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। आप एक केमिकल इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूला के थ्रू सिंपली लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि केमिकल इक्वेशन जो है वो सिंपलर फॉर्मूला है, सिंपलर तरीका है जिससे कि आप एक केमिकल रिएक्शन को शो कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम की जो हमने रिएक्शन ऊपर देखी थी वही सिंपलर फॉर्म में, अब उसके सिंबल के फॉर्म में हमने लिखी है। इफ़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज़ नॉट सेम ऑन LHS एंड RHS द रिएक्शन इज़ अनबैलेंस। ये मैग्नीशियम एलिमेंट का और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एलिमेंट है, और ये जो पूरी रिएक्शन LHS और RHS में अगर एलिमेंट के जो एटम हैं वो अगर सेम नहीं है तो रिएक्शन अनबैलेंस होगी। जैसे कि ये वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिखी है, और एक साइड हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। दोनों में एक अंतर है कि बैलेंस वाली में हमने थोड़े बहुत और एटम्स जोड़े हैं जिससे कि वो इक्वेशन थोड़ी बैलेंस नज़र आए। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या उसका पॉइंट है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो डिस्ट्रॉय करा जाता है ना ही उसको क्रिएट किया जाता है। टोटल मास उस एलिमेंट का प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपका बना है और उस प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है उससे, यानी कि दोनों एकदम इक्वल होंगे तभी वो रिएक्शन बैलेंस होगी। एटम्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों ही साइड में बिल्कुल ही सेम होने चाहिए, चाहे रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन होने के पहले या रिएक्शन होने के बाद में। तो जो स्केलेटल इक्वेशन है वो बैलेंस होती है। यहाँ हमने एक वर्ड इक्वेशन लिखी है जो कि है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, जिससे कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है,
उसको हमने उसके सिंबल फॉर्मेट में भी लिखा है, जिंक प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या होती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग अ लीस्ट वोल नंबर कोफिशिएंट, आपको उसके लीस्ट वोल नंबर कोफिशिएंट को यूज़ करके इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ हमने एक आयरन की इक्वेशन ली है और इसको हम बैलेंस करेंगे। जो सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें यही है कि आप पहले वो इक्वेशन लिख लीजिए। अब जो सेकेंड स्टेप जो हमने इसमें मेंशन करा है वो है कि आप लिस्ट कर लीजिए, एक टेबुलर फॉर्मेट में लिस्ट कर लीजिए कि नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये जो 3 एलिमेंट हैं इनके जो एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने कितने हैं वो आप लिस्ट कर लीजिए। उससे हमें एक ब्रीफ आइडिया होता है कि कौन से एटम को हमें बैलेंस करना है और कौन सा एटम पहले से बैलेंस्ड है। ओके, सो जो थर्ड स्टेप है इसमें हम बैलेंसिंग की शुरुआत करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से एक ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो, यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई एक सिंगल कंपाउंड आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, यानी कि इस पूरी रिएक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम Fe3O4 के पास है, क्योंकि वो बड़ा कंपाउंड है। तो इसलिए हमने इक्वेशन थर्ड के लिए Fe3O4 को सेलेक्ट करा। और इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट के पास है, इस कंपाउंड में जिस एलिमेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है तो हम शुरुआत करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने से। अब ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करना शुरू करेंगे कि इनिशियली ऑक्सीजन के पास कितने मतलब एटम है और प्रोडक्ट में कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने चाहिए और कितने हमारे पास हैं। तो यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट में थे वो 4 हैं, Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही है, वो भी H2O में। तो 4 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हमें फिर रिएक्टेंट में 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी जा करके वो रिएक्शन यहाँ हम बैलेंस करने की शुरुआत कर सकते हैं। देन स्टेप 4 में होगा कि अब हम हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तब हमने 4 H2O डाले, उसकी वजह से हाइड्रोजन के नंबर भी बढ़ गए। पहले प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन थे और रिएक्टेंट में भी 2 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ वो बैलेंस थी। पर जैसे ही हमने ऑक्सीजन के लिए वो बैलेंस करा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में उसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो अब हमें प्रोडक्ट में फिर से वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो जितने हमारे पास हैं उसमें उससे ज़्यादा का इंटू करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये इक्वेशन पार्शली बैलेंस हुई है, पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुई है क्योंकि हमने अभी तक आयरन को बैलेंस नहीं किया। अब 5th स्टेप में हम आयरन के जो एलिमेंट है उसको हम काउंट करेंगे। इनिशियली कितने हैं, बैलेंस कितने करने हैं, इनिशियली रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, और हमें बैलेंस करने के लिए कितने कितने की ज़रूरत है। अब हमें पता चला है कि रिएक्टेंट में इनिशियली एक ही आयरन का मॉलिक्यूल है लेकिन प्रोडक्ट में वो 3 है। तो अब हमें बैलेंस करने के लिए उस एक को 3 से मल्टीप्लाई करके और रिएक्टेंट में वो 3 आयरन के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। जो स्टेप 6 है हमारी, उसमें हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हम दोनों ही साइड पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उसको हम चेक करें, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस है या नहीं है। और हम इस स्टेप 7 में ये जानेंगे कि अगर जो ये आयरन है वो सॉलिड है तो हमें उसके पास में ब्रैकेट में सॉलिड S लिखना होगा, जिससे कि हम ये बता सकेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में हमने लिया है, उसके साथ हम जो और रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं वो किस स्टेट में है। इस तरीके से हम बता सकेंगे कि इस पूरी रिएक्शन में कितने कितने सॉलिड मटेरियल हमने यूज़ करे हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में फेरस जो है सॉलिड स्टेट में है और H2O हमने गैसियस स्टेट में लिया है क्योंकि वो हम स्टीम की फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं। Fe3O4 सॉलिड स्टेट में बना और H2 जो है वो गैस जो रिलीज़ हुई वो। नाउ कभी कभी ऐसी भी रिएक्शंस हम देखते हैं जिनमें ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक कैटलिस्ट के साथ में वो रिएक्शन कंप्लीट होती। तो उसको इंडिकेट करने के लिए या तो वो कैटलिस्ट या टेम्परेचर या प्रेशर हम उस एरो हेड के ऊपर या तो नीचे इंडिकेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये 340 ATMP एरो के ऊपर लिखा
और जो दूसरी रिएक्शन थी ग्लूकोज की, उसमें हमने सनलाइट और क्लोरोफिल को एरोहेड के ऊपर या नीचे लिखने की कोशिश करी। इससे हम ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये इस स्पेसिफिक टेम्परेचर में, इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में ही कंप्लीट हो सकती है। इसके बिना अगर ये कोशिश करेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला पार्ट हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद के पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। हम उसके एग्जांपल्स को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और मैं ये कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आपको जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊँ। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और कोई पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करना, और क्या पार्ट में आप सुधार देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट करना। थैंक यू सो मच।